हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेट जेआरएफ लेक्चर सीरीज़ यूनिट नंबर 9 के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू अदब में जितनी अहम तहरीकात और रुझानात हैं उसमें जदीदियत को एक ख़ास मकाम हासिल है। जदीदियत का जो नुक्ते आगाज़ है उर्दू अदब में वो 1960 है। और आप ये भी जानते हैं कि उर्दू अदब में जदीदियत के जो सबसे बड़े अलमबरदार थे हमारे शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी मरहूम, तो ये एक रिसाला निकालते थे इलाहाबाद से जिसका नाम था शब खून। और यही रिसाला है जिसने उर्दू में जदीदियत को फ़रोग़ देने में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। ये रिसाला 1966 से 2006 तक जारी रहा और बेहद अहमियत का हामिल है ये रिसाला, और इम्तिहान में पूछा भी जाता है। जदीदियत के हवाले से दो बातें बेहद अहम हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। एक ये कि तरक्की पसंद तहरीक में जैसा कि आप जानते हैं समाज की बात होती, मुआशरे की बात होती थी, तो उसके रद्द अमल के तौर पर ये रुझान उर्दू अदब में फ़रोग़ पाने लगा। और जदीदियत के हवाले से समाज की बात नहीं होती थी बल्कि दाखिली की बात, दाखिली फ़र्द की बात होती थी। समाज के बजाय फ़र्द की, इंसान के अंदर की जो कायनात है, वजूदियत, इंसान की बेचैनी, मायूसी, तन्हाई, इस तरह की चीज़ों के हवाले से जो शायरी हो वो जदीदियत में एक रुझान पाने लगा। और आगे मैं बात करूंगा कि वो कौन से शोरा हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं जो जदीदियत से वाबस्ता हुए और उन्होंने उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में कौन सा किरदार अदा किया। तो आले अहमद सुरूर जदीदियत के एक बेहतरीन नक्काद हैं। जदीदियत के हवाले से अगर आपको जदीदियत क्या है ये समझना हो तो आले अहमद सुरूर के ही एक मज़मून से ये मैंने इक़्तिबास अख़ज़ किया है। उनके मज़मून का नाम है अदब में जदीदियत का मफ़हूम। ये बहुत ही अहम मज़मून है और आला तालीम के हवाले से अहम है। इब्तदाई यानी ग्रेजुएशन के बच्चों को ये मज़मून उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसमें एक इक़्तिबास मैंने यहाँ पे नकल किया है जो वो कहते हैं, जदीदियत सिर्फ़ इंसान की तन्हाई, मायूसी, उसकी आसाब ज़दगी की दास्तान नहीं है, इसमें इंसानियत की अज़मत के तराने भी हैं, इसमें फ़र्द और समाज के रिश्ते को भी खूबी से बयान किया गया है, इसमें इंसान दोस्ती का जज्बा भी है। मगर जदीदियत का नुमाया रूप आज आइडियोलॉजी से बेजारी, फ़र्द पर तवज्जो, इंसान की नफ्सियात की तहक़ीक़, ज़ात के इरफान यानी अपनी ज़ात को पहचानना, उसकी तन्हाई और उसकी मौत के तसव्वुर से ख़ास दिलचस्पी है। इसके लिए इसे शेर व अदब की पुरानी रिवायत को बदलना पड़ा है, ज़बान के राइज तसव्वुर से निपटना पड़ा है, इसे नया रंगो आहंग देना पड़ा है, इसके इजहार के लिए इसे अलामतों का ज़्यादा सहारा लेना पड़ा है। तो तकरीबन जदीदियत के हवाले से जितनी भी ख़ास अहम बातें हैं वो इनके इस कौल में आ जाती हैं कि इंसान के ज़ात की इरफान, तन्हाई, रिवायत से इनहिराफ, ये तमाम चीज़ें जदीदियत में होती थी। यानी जदीदियत देखिए इसका जो एक लफ्ज़ी मीनिंग भी है ना, तो आप इस पे गौर करेंगे जैसा कि मॉडर्निज़म इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो जदीदियत एक ऐसा तसव्वुर है जो क्लासिकियत के मुकाबले में बोला जाता है। जैसा कि हमारे जो कदीम मुतून हैं, दक्कन में जो मुतून लिखे गए सूफियाए किराम के ज़रिए, या जो हमारी नसरी दास्तानें हैं, कदीम दास्तानें हैं, दास्तान अमीर हमज़ा है, या जो फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत जो दास्तानें लिखी गई, उससे भी कबल जो दास्तानें लिखी गई हैं और मसनवियाँ जो लिखी गई हैं, तो वो हमारी क्लासिकी मुतून का दर्जा रखती हैं। और हमारे गालिब, मोमिन, ज़ौक़, सौदा, ये जो बड़े शोरा हैं, इनकी जो शायरी है उसे हम क्लासिकी मुतून का दर्जा देते हैं। तो क्लासिकी मुतून के हवाले से उनके मुकाबले में एक जदीदियत है, लेकिन ये जो जदीदियत है यानी हर वो तहरीर जो नई हो वो जदीद तहरीर है, लेकिन जदीदियत उससे एक अलग मावरा चीज़ है। इसमें इंसान के दाखिली कर्ब की बात होती है। जैसा कि आप जानते हैं 1947 के बाद मुल्क के हालात इस तेज़ी से बिगड़े, यहाँ पर कैपिटलिज़म, सरमायादाराना निज़ाम आया और इंसान के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते चले गए, तरह तरह की परेशानियां समाज में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इंसान के अंदर की कायनात में जो एक दाखिली कर्ब है
उस कर्ब को बयान करना, अंदर की कायनात, नफ्सियात को बयान करना, इंसान की बेचैनी को बयान करना, ये तमाम चीज़ें जदीदियत के हवाले से आती हैं। तो जदीदियत एक बहुत ही वसी मफ़हूम है, जैसा कि गालिब ने भी कहा है। गालिब का एक शेर है कि है आदमी बजाए खुद एक महशर ख़याल, हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। तो इंसान जो है अपने आप में खुद एक ख़यालात का महशर है, हमेशा ज़हन दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो तन्हा भी है। तो गालिब कहते हैं हम अंजुमन समझते हैं, वो तन्हा ही क्यों ना हो। तो ये जदीदियत के हवाले से चीज़ें हैं। और देखिए जदीदियत में जो ख़ास चीज़ें सबसे जो उसके हवाले से वो कौन सी तसव्वुरात हैं, वो कौन से तसव्वुरात हैं जिसे जदीदियत से वाबस्ता अफसाना निगार, शायर और नक्काद अपने मुतून में इस्तेमाल करते हैं। तो वजूदियत है, तजरीदियत है, अलामत निगारी है, असातीर निगारी है, दाखिलियत है, तन्हाई है, नफ्सियाती कशमकश, अबदी बेचैनी, इंसान के अंदर की कायनात वग़ैरह की अदब में बातें करना दरअसल जदीदियत के सरोकार हैं। वजूदियत आप जानते हैं कि इंसान के अपने वजूद, एग्जिस्टेंशियलिज़म की बात करना। हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर खालिद जावेद का जो नावल है मौत की किताब, इतना मशहूर है वो नावल, उसके ट्रांसलेशन कई ज़बानों में इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में हो चुके हैं। तो उसमें भी इंसान के अंदर वजूद की बात की गई है। तजरीदियत भी जदीदियत के हवाले से एक बेहतरीन वो है, एक इस्तिलाह है। इसमें होता ये है कि पहले था कि अफसाना में या नावल में किसी बहुत ही अहम कहानी का होना ज़रूरी है, लेकिन जदीदियत के अलमबरदारों का ये कहना है कि कहानी में कहानीपन नहीं भी हो तो चलेगा। तो तजरीदियत दरअसल खालीपन के माना में, ऐसी कहानी जो किस्सापन से खाली हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इंसान के दाखिली कर्ब की बात हो कि मैं अंदर से सड़ता जा रहा हूँ, गलता जा रहा हूँ, मेरे अंदर की कायनात ज़मीन में धंसती जा रही है, मेरी आंखें गहरी होती जा रही हैं, मैं बेहद परेशान हूँ। यानी इंसान अपने अंदर की कायनात की बातें करता रहे और अफसाना मुकम्मल हो जाए, ये तजरीदियत है। अलामत निगारी आप जानते हैं आपकी सिलेबस में ही दाखिल है, और वो जो आपका अफसाना है बेजोका, सुरेंद्र प्रकाश का जो अफसाना है वो अलामत निगारी की बेहतरीन मिसाल है। उसमें जो बिजुका है, सॉरी मिसाल है, उसमें जो बिजुका है वो बेहतरीन अलामत के तौर पे है। और फिर आप असातीर निगारी में देखिएगा, इंतज़ार हुसैन के यहाँ जो अफसाना निगारी है, देवमालाई चीज़ें हैं या कुरानी किस्से हैं और जातक कथाएं हैं, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने इस्तेमाल करके अपने अफसानों में वो एक बेहतरीन, जैसे कि आखिरी आदमी है, कछुए हैं, इनके जो अफसाने हैं इंतज़ार हुसैन के, वो असातीर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। दाखिलियत आप जानते ही हैं, शेर व शायरी हो, अफसाना हो, फिक्शन हो, इंसान के अंदर की कायनात की बात करना दाखिलियत है। तन्हाई, नफ्सियाती कशमकश, ये तमाम चीज़ें जदीदियत में बात होती है। और मेरे इस लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है लिंक, वहाँ से आप पूरे किसी भी प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में से किसी भी लेक्चर की या इस लेक्चर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें मेरी किताब के लिए आपको फ्लैट 100% ऑफ भी है। रमज़ान 25 कूपन कोड इस्तेमाल करना है। तो इस किताब में अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि 3rd एडिशन तक का सफ़र तय कर चुकी है। तमाम शामिल निसाब मुतून की जामे तलखीस है, 300 अहम सवालात तो जवाबात हैं डायरेक्ट, तमाम शामिल निसाब, इंतिसाब और ट्रिक है इसमें 150 से ज़्यादा की चीज़ों को याद कैसे रखना है। तो किताब का रिव्यू तो अलग से मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने असल मजमून की तरफ। तो जदीदियत को तरक्की पसंद तहरीक का रद्द अमल भी तस्वुर किया गया, क्योंकि जदीदियत में समाज के बजाय फ़र्द की बात होती है। तरक्की पसंद में क्या होता था कि मुआशरे की बात हो, समाज की बात हो, मज़लूम तबके की बात हो। और जदीदियत में ये होता है कि अरे यार, बाहर की कायनात तो खोखली चीज़ें हैं, अंदर की कायनात, अपने अंदर को झांको, अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर वो कौन सी नफ्सियाती कशमकश है, वो दाखिली तन्हाई, कर्ब, बेचैनी इंसान की जो है, उन चीज़ों को तो देखो कितना। तो जदीदियत के अफसाने वगैरह भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मैंने एक रिल्के का एक कॉल मैंने अपने फेसबुक पे लगाया था, जो मुझे बहुत पसंद आया, कि वो कहते हैं कि जिस दरख्त को मैं देख रहा हूँ वो मेरे अंदर ही उगने लगा है। तो बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है। जदीदियत में जो चीज़ें लिखी जाती हैं बहुत मज़ेदार होती हैं।
और देखिए जदीदियत का असर सिर्फ असनाफ पर ही नहीं हुआ बल्कि उसलूब और हैयत पर भी हुआ। जैसा कि मैंने अभी पहले बात की कि उसलूब और हैयत के हवाले से जो तजरीद अफसाना होता है, तजरीदी अफसाना, तो उसमें क्या होता है कि किस्सा नहीं भी हो, कहानी नहीं भी हो, फिर भी वो अफसाना जो है एक बहुत ही जामे होता है और मज़ा भी आता है पढ़ के। जैसे नैयर मसूद के अफसाने आप पढ़ेंगे, अत्रे काफूर है और गंजफ़ा है, तो आपको लगेगा कि कितना मज़ा आ रहा है पढ़ के। और फिर आपसे जब पूछा जाएगा कि उसमें कहानी क्या है बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे, फिर भी बहुत मज़ा आएगा। और उसलूब और हैयत के हवाले से ये भी है कि अलामत निगारी है। यहाँ अलामत के हवाले से बात होती है कि कोई कश्ती है तो वो किस चीज़ की अलामत है, कोई दरख्त है तो वो किस चीज़ की अलामत है, कोई कुछ बहुत ज़्यादा खा रहा है, खाने का जिक्र है तो वो किस चीज़ की अलामत है। तो अलामत निगारी, खाने का जिक्र है तो कैपिटलिज़म का जिक्र, कैपिटलिज़म की अलामत है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए बाकर मेहदी एक बेहद बेबाक नक्काद गुज़रे हैं हमारे उर्दू अदब के, तो वो इस हवाले से इनका एक कौल बहुत मशहूर है कि शायर और अदीब के अफकार और एहसासात को कभी भी किसी सियासी लाइन का ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि तरक्की पसंदों ने कोशिश की थी। और जब भी इसकी कोशिश की गई है, देखिए इशारा उसी तरफ है, और जब भी इसकी कोशिश की गई है, अदबी बहरान का सैलाब बला अपने तमाम तबाहकुन नताइज को लिए हुए आया है। तो अदबी बहरान का जो सैलाब बला तमाम तबाहकुन नताइज को लिए हुए आया, और जदीदियत रुझान ने क्या किया, तरक्की पसंदों को निगल लिया। तो ये इनका कौल बिल्कुल सही है अपने माना में। और मैंने पहले ही जिक्र किया कि उर्दू में जदीदियत के सबसे बड़े अलमबरदार और मुबल्लिग कौन हैं, शमसुर रहमान फारूकी हैं। इन्होंने जदीदियत को मादी खुशहाली और जहनी खोखलेपन से ताबीर किया है। यानी मादी तौर पे तो आपको बहुत खुशहाली होगी, आपके घर में फर्नीचर होंगे, बहुत सारे यूटेंसिल्स होंगे, तमाम तरह की आशाइशें होंगी, आपके ट्रेवल करने के लिए गाड़ियाँ होंगी, नहाने के लिए गीज़र होगा, और सोने के लिए बहुत ही आरामदेह गद्दा होगा, लेकिन जहनी खोखलेपन के शिकार रहेंगे। ये जो कैपिटलिज़म है और रिश्तों की जो टूटती हुई डोरें हैं, लकीरें हैं, ये तमाम चीज़ें जदीदियत के हवाले से अगर दो लफ्ज़ में बयान करना हो तो ये कौल हमेशा याद रखिए, मादी खुशहाली और जहनी खोखलेपन। यानी मादी तौर पे बहुत खुशहाल लेकिन जहनी तौर पे खुश नहीं। तो इन चीज़ों का जिक्र करना अदब में, अब इसी को मौजू बना के आप कोई अफसाना लिख दें या कोई नज़्म लिख दें, कोई नावल लिख दें, तो वो वजूदी और जदीदी नावल कहलाएगा। शेर के हवाले से मोहम्मद अलवी एक जदीद के बहुत अच्छे शायर हैं। इनका शेर देखिए कि रखते हो अगर आँख तो बाहर से ना देखो, देखो मुझे अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, जदीदियत में क्या होता है, अंदर की कायनात की बात होती है। तो ये शेर भी अपने मीनिंग में बहुत ही अहम है, अंदर के कायनात की बात हो रही है इसमें। जदीदियत के हवाले से इरफान सिद्दीकी भी बहुत अच्छे शायर हैं, इनके अशार मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो आपको कभी वक्त लगे तो आप इरफान सिद्दीकी की शायरी, उनकी गज़लें वगैरह पढ़िए, तो आपको देखिए कितना मज़ा आएगा। जदीदियत के फ़िक्शन निगार में मैंने पहले ही जिक्र किया, नैयर मसूद हैं। इनके तमाम अफसाने इतने गंजलक और इतने जैसे कि शायरी में गालिब हैं, मुश्किल पसंद, उसी तरह अफसाना में नैयर मसूद है मुश्किल पसंद। और इन तमाम तर मुश्किल पसंदी के बावजूद भी इनका कोई भी अफसाना आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इंतज़ार हुसैन मैंने पहले जिक्र किया, देवमाला या नासिर, असातीरी, जातक कथाएं, पुरानी किस्से, और ऐसा इनका फिक्शन है कि पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पुराने ज़माने में कहीं टहल रहे हैं, 1000-5000 साल पीछे चले गए, जहाँ सहरा ही सहरा है, जंगल ही जंगल है, दरिया ही दरिया है, लोग जंगलों से खाना ला रहे हैं, खा रहे हैं, आसमानों से परिंदे उतर रहे हैं और शफाफ पानी बह रहा है दरियाओं में। तो बहुत एक अलग कायनात तख्लीक करते हैं। और इसी तरह हमारे बलराज बिनरा हैं, जिन्होंने सिर्फ चंद ही अफसाने लिख करके अपने वजूद को हमेशा के लिए उर्दू में क्या कर दिया, मुसल्लम कर दिया। तो इनका एक अफसाना है वो, जिसमें माचिस के बारे में बात करते हैं, इंसान को सिगरेट की तलब है और वो कैसे निकल पड़ा है माचिस की तलाश में। वह नाम का एक अफसाना पढ़िएगा तो बहुत आपको मज़ा आएगा।
انور سجاد بہت بھاری افسانہ لکھتے ہیں، مشکل افسانہ لکھتے ہیں، لیکن اچھا لکھتے ہیں جدیدیت کے، یہ بھی ایک اہم نام ہے فکشن نگاروں میں۔ اور اقبال مجید تو خیر آپ کے سلیبس میں ہی شامل ہے نیٹ جے آر ایف کے، تو اس کے بارے میں ان کے بارے میں زیادہ کیا ہی بات کروں، آپ خود ہی بہترین جانتے ہیں۔ اور دیکھیے اردو ادب میں جدیدیت کوئی سوچی سمجھی تحریک نہیں تھی، بلکہ ورود زمانہ کی نابرابریوں اور نامساعد حالات کا نتیجہ تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ دیکھیں گے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کیسی تہس نہس ہو گئی، اور ایک مس پلیسمنٹ، مائگریشن اور ذہنی کشمکش کا جو عالم تھا پوری دنیا میں، تو اس کے حوالے سے اس کا اثر تو ادیبوں پر بھی ہوتا ہے نا۔ تو ادیب لوگ جو افسانہ اس کے بعد تخلیق کرتے ہیں، جو ناول لکھتے ہیں، جو مضامین لکھتے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، تو اس کا اثر اس میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو کوئی سوچی سمجھی تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا رجحان جو کہ سماج کے جو حالات ہیں، نامساعد حالات ہیں، وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر کی جو کائنات ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے، اور وہ کھوکھلا پن جب انسان ادیب کے ادب میں نظر آنے لگے تو اسے جدیدیت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی پارٹیشن کے بعد جو کشمکش ہے وہ آپ کو ادب میں دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ انگریزی میں جدیدیت کے لیے جو اصطلاح مروج ہے وہ ماڈرنزم ہے۔ تو پہلے ہی میں نے ذکر کیا، تو جدیدیت کے حوالے سے یہ تمام اہم امور آپ اپنے ذہن میں ضرور کیپچر کر کے رکھیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ویوز اتنے نہیں جا رہے ہیں، تو آپ بھی ذرا ایفرٹس لگائیے، گروپ وغیرہ میں شیئر کیجئے، اسٹیٹس وغیرہ لگائیے، کیونکہ کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ تو بائلیٹرل ریلیشن میں اپنی طرف سے 100% دے رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے بھی 100% دیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تبھی نہ مزہ آئے گا۔ تو چلیے آج کے لیے جدیدیت کے حوالے سے یہ تمام اہم امور اپنے ذہن میں آپ قید رکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مابعد جدیدیت پر بات کروں گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔